ने ये फैसला सोच समझ के किया। अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनकी बिसात लिपट चुकी है। अब नहीं तो कभी नहीं, इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। आप मुतमईन रहें कि वो इशूज जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों। जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है, ये कुदरत का कमाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। अपोजिशन ने आज इस तहरीक को कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है और उसके बाद तीनों रहनुमाओं ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और उन्होंने दावा किया है कि वो नंबर अब उनके पास पूरे हो चुके हैं। दूसरी जगह आज लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप की भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब को हर सूरत जाना होगा। इस सिलसिले में अहम मुलाकातें आज इस्लामाबाद के अंदर भी हुई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब को किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर तरीन ग्रुप से ओन चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ओन चौधरी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का फैसला किया गया है, आप लोगों ने डिमांड की है, ये डिमांड आज से पहले नहीं थी। कल अलीम खान साहब आपके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और आज बुज़दार साहब को हटाने की बात सामने आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर भाई। मंसूर भाई, आज हमारी मशावरती कमेटी का इजलास था जो कि तरीन साहब ने वीडियो लिंक से लंदन से उसको हेल्ड किया और उस इजलास में हमारी एक तवील नशिस्त हुई जिसपे काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी थी कि हमारा ग्रुप का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हमारे ग्रुप के लोगों का फैसला क्या है, हमारे ग्रुप के लोगों के जो लोग हैं जो बड़े कमिटेड हैं हमारे साथ और जो बड़े उस वक्त भी खड़े रहे हैं तरीन साहब के साथ, हम लोग जब उनके बुरा वक्त था, मुश्किल टाइम था, तो सबकी जो राय थी कि जी जो मौजूदा हालात हैं, जो ये हालात बने हैं और ये हमने पीटीआई के जो है जो मुफाद में है वो फैसला किया है और आज ये हमें दिन ना देखना पड़ता अगर लीडरशिप का ये ऐसा फैसला जिसकी वजह से आज हमारे दोस्त जो नाला हैं, जो अपना समझते हैं कि उनका और ऐसे लोग जो कैपेसिटी रखते थे, जो जिनके अंदर जज्बा था अपनी पार्टी के लिए काम करने का, अपनी पार्टी अपने मुल्क के लिए काम करने का, अपने सूबे के लिए काम करने का, अपने सूबे के लिए डिलीवर करने का, वो लोग पीछे रह गए और जहाँ मेरिटोक्रेसी और जहाँ मेरिट की बात की जाती थी वहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनाई गई, उन लोगों को इग्नोर किया गया। लेकिन हमारी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने एक बड़ी उम्मीद के साथ हम हर उस जद्दोजहद का हिस्सा थे जो इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और उन्हें वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं और अली अवान साहब जो मेरे साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, आपके साथ मौजूद हैं, हम इनको भी देखते रहे हैं कि ये हमसे 10 कदम आगे ही होते थे इस जद्दोजहद में। लेकिन आज अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी इन हालात को देख के हमें ये फैसला करना पड़ा कि हमें हमारे जो पार्टी को जो यूनिटी मिलनी चाहिए थी, जो हमारे पार्टी के लोग डिजर्व करते थे, वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पंजाब में हुआ है और पंजाब ही इज़ द बैटल फील्ड। पंजाब सबसे जो है वो ज़रूरी है जहाँ पे जिसने हमें मैंडेट दिया, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। लेकिन चौधरी साहब, आप तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के गालिबन एडवाइज़र भी आप रह चुके हैं। ये सेंटिमेंट शुरू से ही रहा है आप लोगों के पीटीआई के रैंक्स में या ये अभी रिसेंटली नजर आया कि नहीं उस्मान बुज़दार साहब से जान छुड़ानी चाहिए? अगर ये सेंटिमेंट ना होता तो शायद मैं अभी तक एडवाइजर होता। अच्छा, हाँ, इसीलिए मुझे हटाया भी गया और पहले भी हटाया गया और मैं ये कोई मानी नहीं रखती जो एफिलिएशन और जो मेरा ताल्लुक और जो मेरी खिदमात मेरी पार्टी के लिए है और ना मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना। लेकिन मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हम मायूस हैं बस।
अच्छा, लेकिन चौधरी साहब आज जो वज़ीर आज़म हाउस से जो सेंटिमेंट आया है ज़रा उसके बारे में भी बात कर लें। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो अपनी जगह पे ही कायम है। तो ये खबर आप तक भी पहुंच चुकी होगी? जी जी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या फैसला किया है? क्या ये बगावत, मैं इसको पता नहीं लफ्ज़ बगावत कहूँ या ना कहूँ, ये बगावत इसी तरह ही चलेगी? मंसूर भाई, ये हमारा हम अपनी पार्टी में अगर हैं तो हमारा अपनी राय देने का हक तो है ना जी। ये कोई हम गुलाम तो नहीं है ना जी किसी के। अच्छा। और ये हमने अपने लीडर से ही सीखा है। ये आपको आज़ादी है अपनी राय देने का, आप हक रखते हैं इस चीज़ का। और ये इसको आप बगावत के ज़माने में बिल्कुल नहीं ले जा सकते। हम कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि हम काम करें, हम इसको ग्रो करें। हमने तो कभी भी ऐसी डिमांड नहीं की जो हमारी ज़ात के लिए हो, ठीक है, जिसमें हमारी ज़ात का कोई फायदा हो। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हम ABC में से किसी एक को बना दें। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, अब बाकी पार्टियां भी रास्ते में हैं। हमें हमने तो बगावत तो यहाँ तब हो कि हम किसी के साथ मिल के इनके लिए अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई प्लान कर रहे हो। अच्छा, तो ये आप इसको आप कहेंगे ना कि हम तो इस चीज को हम चाहते हैं कि ये पार्टी के अंदर से ही हमारा फैसला होता। और ये बहुत नहीं, लेकिन चौधरी साहब कोई आपको मुतबादिल भी तो आपने कुछ सजेस्ट किया होगा ना कि अच्छा जी बुज़दार साहब नहीं है तो फिर कौन मुतबादिल होगा उसका? मंसूर भाई, हमारे देखें ग्रुप में तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि तरीन साहब के पास ये इख्तियार है। वो हमारे बड़े हैं और हमारे वो पार्टी के हमारे ग्रुप के हेड हैं और उनको ही हमने ये इख्तियार दिया है। वो समझते हैं कि वो किसी का अगर नाम देना चाहें, ये इख्तियार तो उन्हीं के पास है। मैं तो इस चीज का इख्तियार बिल्कुल नहीं। चौधरी साहब आप चौधरी साहब जरा जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आप ही के पार्टी के साथी हैं, जरा उनका मौक़िफ़ भी हम सुन लेते हैं, फिर जरा मैं आपके पास दोबारा आता हूं। ये अली साहब आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी सर, बुज़दार साहब के हवाले से तरीन ग्रुप ये कहता है कि जी आपको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मामला आगे चलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं कि नहीं, बुज़दार साहब कहीं नहीं जाएंगे। सर ये डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं आ गए हम? चलो पहले तो आउन की बात करते हैं ना कि आउन ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात है कि हर एक का ये सीखा है हमने अपने लीडर से कि हम अपनी राय रखते हैं और उस राय को हमेशा अहमियत मिली है, उसका हमें जवाब मिला है और हर सतह के ऊपर मिला है। और जब हमें जवाब मिल जाता है, जब हमें अपनी अगर हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं या कोई सवाल उठाते हैं, कई दफा लीडरशिप मानती है और कई दफा लीडरशिप नहीं मानती है, बट वंस वो सुन लिया जाता है तो उसके बाद अमीन कहा जाता है कि जो आपकी पार्टी के हेड्स कह रहे होते हैं। ये तो मौकफ नहीं उठाया जाता ना कि उसके बाद हम खुद सोचेंगे। आप एक पार्टी का वोट लेके इधर तक पहुंचे हैं, आपकी जितनी खिदमत है हम उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। बड़ा इकट्ठा काम किया और हम लोगों ने इस्लामाबाद में, क्योंकि ये इस्लामाबाद होते थे उस वक्त। तो पर इसका ये तो कहीं भी मतलब नहीं ना, अगर पार्टी देखे, अगर आपको बुज़दार साहब बुरे लगते हैं तो उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि विदाउट रीजनिंग, क्योंकि बुज़दार साहब का चेहरा अच्छा नहीं है। बुज़दार साहब, और आप उसे कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर एक टीवी प्रोग्राम रख लें कि अब बेसिकली पंजाब में दो शोबे ज्यादा जो आपके सामने है, एक एग्रीकल्चर है और एक सनत है। ठीक है। सनत जिस तरह पंजाब में उठी है उस तरह तो आपको याद है नून लीग के दौर में तो आपकी टेक्सटाइल बंद होकर रह गई थी, कंस्ट्रक्शन बंद होकर रह गई थी, हाउसिंग बंद होकर रह गई थी, आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बंद होकर रह गया था। फिर एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अब नहीं मैं और बात करनी, देखिए रीजनिंग मंसूर रीजनिंग, एग्रीकल्चर आपका 3.2% से ग्रो कर रहा है, 5 बम्पर क्रॉप्स हैं, तो कौन सी मिसमैनेजमेंट कोरोना से इस मुल्क नहीं, तो ये चौधरी साहब को बात क्यों नहीं समझ आ रही? तरीन साहब से बेहतर बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट तरीन साहब से बड़ा और कौन होगा सर? वो क्यों नहीं समझ रहे बात? मैं यही तो कह रहा हूँ, असल बात बताए ना, ये तो कोई बात नहीं है। चौधरी साहब असल बात, अच्छा चले पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं आज इस मामले को इधर ही संभाल लेते हैं। चौधरी साहब दसो जी की असल बात क्या है सर? मैं अपने भाई की बात का क्या जवाब दूं? मेरे भाई बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और माशाल्लाह वजीर हैं और उनको सब पता है। लेकिन मैं कोई सी इल्जाम तराशी में नहीं आना चाहता। प्लीज, मैं इस मामले में, वो क्या कहते हैं कि अपने पेट से कपड़ा उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है। प्लीज मुझे इस चीज पे आप मजीद प्रॉब ना करें तो बेहतर है। मेरा बड़ा अपनी जो है ना बड़ा एहतराम और मैं सेंसिटिव हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ चीजें आपको, अब आप तो इसमें कहेंगे कि जी हम
मैं बोलूं कुछ वो बोले भाई मेरा। नहीं, बड़े चॉइस साहब, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से मेरे ख्याल में हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप दोनों ही हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और दोनों, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बहस मुबाहिसा नहीं है। मंसूर भाई, बात पता क्या है जी, मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जद्दोजहद हमने सबने इकट्ठे की हुई है। ठीक है, इस जद्दोजहद का हम सब इकट्ठे हिस्सा हैं, इस मूवमेंट का, इस तहरीक का, इस दिन तक आने का। इस जद्दोजहद को हमने पाकिस्तान के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। ठीक है, मैं भाई की बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता, फैसले होते हैं, लेकिन फैसले होने के बाद फैसलों के ऊपर नजरसानी भी होती है। फैसलों के ऊपर नजरसानी इसकी होती है, मेरे ऊपर भी सजा और जजा है जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ऐसे इल्जाम लगाऊं कल को ये उसको जस्टिफाई ना कर सकूं, लेकिन आप देखें, आप ये देखें कि आप हालात को खुद आके देखें ना। आपकी हमारी मेजॉरिटी में क्यों लोग नाराज हुए बैठे हैं। ये एक पार्टी को एक फैमिली की तरह चलाया जाता है। पार्टी के बाद आपका अगला एडमिनिस्ट्रेशन का आता है टाइम। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को प्रूव करना है, आपने डिलीवर करना है। आपने अगर डिलीवर हमने करना है तो हमने आगे लोगों के पास पब्लिक। मैं आ गया, जरा अली साहब को मौका 1 मिनट देते हैं बात करने का। अली साहब, ये उनकी बात वैसे सही है, और आप भी जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि उस्मान बुज़दार के हवाले से पार्टी के अंदर यही सेंटिमेंट पाया जाता है कि बंदा ठीक नहीं है, गलत जगह पे गलत बंदा बैठा हुआ है, हमें यहाँ पे एक बेहतर बंदा बिठाने की जरूरत है। तो ये डिमांड वैसे इतनी गलत भी नहीं है अगर आप इस ग्रुप की डिमांड देखें तो। नहीं मंसूर भाई, देखें, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो नहीं डाल सकते। आपका एक अपना तज्जिया है। नहीं, आपका तज्जिया है कि आपने एक तज्जिया दिया है, मैं उसको वो नहीं करता। मेरे ख्याल में इस मुल्क को अगर आगे जाना है तो हमने इस चीजों से निकलना है। सर देखें, इस मुल्क का इशू है क्या कि आपकी कोई देखा ही नहीं जा रहा। आप हम कह रहे हैं कि बुज़दार साहब पे तो आप कह रहे हैं कि वो इस तरह है। मुझे बताइए, बिलावल भुट्टो, ये मरियम नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये कौन लोग हैं? 80 की दहाई में क्या एक्सपीरियंस था इनका जब ये लोग सियासत में आए थे? नवाज शरीफ का क्या एक्सपीरियंस था जब वो वजीर आला बने थे? क्या एक्सपीरियंस था जब वो वजीर खजाना बने थे? शहबाज शरीफ तो सियासत में नहीं थे, उनको वजीर आला बनाया गया था। और आप ये कह रहे हैं कि वो काम ठीक हुआ था। देखें, आपका एक मंशूर है, आपने मंशूर को, अब इस पाकिस्तान में तीसरा वोट पड़ा है, तीसरी पार्टी आई है, इस रीजन में पहली दफा आई है। हम रवायती तरीके से मुल्क को नहीं चला सकते। आप मुझे बताएं, एक पार्टी ये कहती है कि वो 350 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बनाएगी, और एक पार्टी जो नहीं आई है उसने 450 अरब में सेहत सहूलत कार्ड दे दिया है। उसकी प्रायोरिटी लोग हैं, उसकी प्रायोरिटी अवाम है। उसको वो चीजें शायद वो अपने हद तक वो अपने सही समझते होंगे, हम अपनी हद तक सही समझते हैं। हमारे सामने पनाहगाहें बहुत मैटर करती हैं, गरीब के लिए बहुत मैटर, उनके लिए शायद नहीं करती होंगी, उनके लिए कैंप ऑफिस करते होंगे। असल चीज ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर का विजन है, वोट उसके ऊपर पड़ा हुआ है, शख्सियात के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, 24 साल की जद्दोजहद पे पड़ा हुआ है। जॉय साहब, मैं आखिर में सिर्फ ये बताइए कि अगर ये नहीं होता, आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि उसके बाद इमरान खान साहब से रास्ते अलग हैं तरीन ग्रुप के? लेकिन सियासत में कोई हर से आखिर नहीं होती चीज मंसूरी भाई। ठीक है, और ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है, और मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। और उनको अपने फैसले पाकिस्तान के लिए करने हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करने हैं, अपनी आवाम के लिए करने हैं, आवाम की बेहतरी के लिए करने हैं। और अल्लाह करे कि वो अपने फैसले, वो ऐसे फैसले करें जिसमें हम सब के लिए बेहतरी हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। और चौई साहब, आप अब अनकरीब लंदन भी जाने का इरादा रखते हैं तरीन साहब के पास? आज खबरें मैं जाऊंगा जी, बिल्कुल जाऊंगा जी। मैं विद इन 2-3 डेज आई एम गोइंग टू सी तरीन साहब। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ। अच्छा। और आज हमारी वीडियो कॉल पे थे वो। अच्छा। और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला वो करेंगे। और अलीम खान साहब भी आपके साथ ही जा रहे हैं जी लंदन? नहीं जी, वो तो आई थिंक आज शायद जा रहे हैं, लेकिन मैं एक दो रोज के बाद जाऊंगा। तो वहां पे सुनने में आ रहा है कि तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से भी कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मुलाकात, उनके चेकअप्स हो रहे हैं, वो घर शिफ्ट हो गए हैं,
और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है कि उनका कोई। पवन चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, बाद हमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद बिलाखिर आज जमा करवा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब क्या प्लानिंग है और इस ऑपोजिशन के पास एक्चुअल नंबर गेम क्या है, कुछ इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में तो तफसील से बात हो गई, अब जरा इस्लामाबाद का रुख करते हैं और तहरीक अदम एतमाद के बारे में जरा बात कर लें। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ से अली नवाज ऐवान साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले जरा अपोजिशन का रुख करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब आज सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने साफ साफ वाज़े तौर पर कहा है कि ये जो भी मूव हो रही है इसको बाहर से फंड किया जा रहा है, बाहर से बैरूनी ममालिक ऐसे हैं जिनके मकासद पूरे करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत को डिसलॉज करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने आज अपने प्रोग्राम में याद किया ये जो गैर मुल्की साजिश वाला बयानिया इमरान खान साहब अपनी नालायकी को छुपाने के लिए पेश कर रहे हैं ना, इसको जरा एक साइड के ऊपर कर दें। क्योंकि मुझे आप ये बताइए कि फॉरेन फंडिंग के अंदर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर किसने बताया है कि जी बैरूनी जो साजिश हुई है वो किसने किसके खिलाफ की है, जरा वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद सिर्फ इसलिए कि बाइडेन ने आज तक आपको फोन कॉल नहीं की, आप उसका सारे का सारा नजला जो है वो उठा के इस मुल्क की आवाम के ऊपर गिराने की कोशिश करें, ये आपका चूरन अब कोई नहीं खरीदेगा। जो आप अदम एतमाद की बात कर रहे थे ना, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और बल्कि अब आप जानते हैं ऐवान के अंदर पेश हो चुकी हुई है और अब स्पीकर इज ड्यूटी बाउंड कि 14 दिन के अंदर इजलास को बुलाए और 7 दिन के अंदर अंदर उस मामले को आइदर वे कंक्लूड करवाए। और हमारी नजर में इंशाल्लाह वो इत्तेमाद जो अदम एतमाद का वोट है वो इंशाल्लाह ऑपोजिशन की जमात भरपूर अक्सरियत के साथ जीतेगी। और जो हमारे पास 162 का नंबर है उसके अंदर हमें 10 वोट्स दरकार थे, मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा नंबर आपके सामने आएगा। और इनकी अपनी सफों के अंदर से भी जो रीजनेबल लोग हैं, जो आगे इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं, जिनको अपने हलकों में जाना है, वो भी इनसे किनारा कशी। अली नवाज ऐवान साहब हैज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, बड़े बड़े वो खिलखिला के हंस रहे हैं आपकी बात के ऊपर। मैं इफ यू अलाउ तो मैं सिर्फ कंक्लूड कर दूं, मगर मैं जो गुजारिश ये कर रहा था, मेरी नजर के अंदर ये जो अदम एतमाद की मूवमेंट इंशाल्लाह कामयाब जरूर होगी, पर उसकी सानवी हैसियत है। आज जो चीज बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर और इस ऐवान के अंदर सारे मेंबरों ने तय कर ली है वो ये है कि जो तर्ज सियासत इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर लेके आए थे उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके अंदर तहजीब को एक साइड पे कर दिया, जिसके अंदर आप अपने सियासी मुखालफीन को अपना दुश्मन समझते हैं, जलसों के अंदर उनकी नेम कॉलिंग करते हैं। कोशिश करते हैं अपनी सियासी जरूरत के मुताबिक अपने इत्तेहादियों के घर डेरे डाल देते हैं और बाद में उनको पूछते नहीं है। अली नवाज इस सियासत को रद्द किया गया और ये वो मोमेंट ऑफ सक्सेस है जो हमें सेलिब्रेट। अली नवाज ऐवान साहब, मैं आई नो व्हाई यू लाफिंग, आप जाहिर बात है नंबर गेम के ऊपर ही आप हंस रहे हैं, लेकिन मेरा सर वो जो पॉइंट है कि इमरान खान साहब और आपके तर्जुमान, पार्टी के तर्जुमान बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश है, बाहर के ममालिक हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। सर इसके सबूत किस तरह आप रखेंगे अवाम के सामने? सर आपके सामने है, सबूत की क्या बात है। आपने भी सेनेट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के कामरान साहब हैं सेनेटर, उन्होंने जो तहरीक पेश की है आप उसको अंदाजा लगा लें उससे वो क्या तहरीक पेश की है। उन्होंने तहरीक पेश की है कि जो यूरोपियन यूनियन के लोगों को जवाब दिया गया है वो तो बड़ी गलत चीज कर दी गई है, आप उनको नाराज कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के हक में अब खुद मुख्तारी के ऊपर फैसले ना करें, किसी की नाराजगी के ऊपर करें आप। और इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान ने पहली दफा, जो लोग ये शो मचाते थे, जैसे अभी बात भी कर रहे थे कि जो बाइडेन ने फोन नहीं किया तो पाकिस्तान के वजीर आजम की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम कोई फैसले नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम नो मोर कहता है, पाकिस्तान का वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कहता है, पाकिस्तान का वजीर आजम इस्लामोफोबिया पे बात करता है, पूरी दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है, बोरिस जॉनसन उसको क्लाइमेट चेंज पे करता है, पुतिन उसे इस्लामोफोबिया पे कैथेड्रल को चेंज करके मस्जिद बनाता है और उसका इफ्तिताह कराता है प्राइम मिनिस्टर से, और हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर जब फैसले करते हैं तो इनको बुरा लगता है। और फिर कहते हैं कि वो जो कुव्वतें हैं हमारे, हाँ मुझे याद है 99 में
आपने तो कहा था आप कारगिल के ऊपर एक कमीशन बनाएंगे, बड़ी ज्यादती की थी पाकिस्तान की फौज ने, तो अमेरिका के पास क्यों गए थे आप? अमेरिका क्लिंटन को क्यों कहते थे मुझे बचाओ मेरी फौज से? वो क्यों कहते थे? क्यों आप ऐसे आप मोदी को क्यों घर बुलाते थे? आपने खुद मुख्तारी के ऊपर फैसले थे, सज्जन जनदाल से आप क्यों मुलाकात करते थे? विदाउट वीजा वो मरी घूमना फिरना उसका जारी रहता था, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान लेकिन अली साहब, पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और अली साहब इसको अली साहब इसको जिस तरह मिसाल के तौर पे इकोनॉमी है, तमाम सियासी जमातों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उसके ऊपर, क्या इसको फॉरेन मैटर्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं कहा जा सकता? या इसको एक्चुअली इस बात के साथ जोड़ देना कि एक्चुअली जी पैसा लगाया गया है, इन बाहर के ममालिक ने पैसा लगा के इमरान खान को उतारने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी तो हो सकता है ना फॉरेन मैटर्स के ऊपर? ये देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। फिर आपको सेनेट के अंदर ये तहरीक पेश करने की जरूरत थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप खड़े हो, आप बात करें, आप उसके बारे में मेरिट्स डीमेरिट्स में बात करें ना, आप उनके बारे में बात करें। जब आप ये कहते हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो वो कौन होते रहे नाराज यार? अगर वो अपना चैनल जो होता है फॉरेन का, फॉरेन मिनिस्ट्री का, जो फॉरेन सर्विस वाले समझते हैं, क्या फॉरेन ऑफिस में जाके अपने लेटर पेश करते हैं, फॉरेन अपनी रिजर्वेशंस पेश करते हैं, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, या आप कोई मदद मांगते हैं? अगर आप उसे पब्लिक करेंगे तो पब्लिक ही जवाब आएगा ना। ये तो नहीं हो रहा आप डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स को रद्द कर दें और आप हमसे डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स की उतना ही ऊपर चाहे, इस तरह तो नहीं हो सकता। शैला साहबा, ये जो सारी गुफ्तगू सुनी है आपने, शैला साहबा ये सारी गुफ्तगू जो सुनी है, इसकी टाइमिंग बेसिकली जिसपे मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये कर रही है कि यहाँ पे इमरान खान साहब रशिया जाते हैं और वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो इनके खिलाफ आ जाती है, और यहाँ पे उसके बाद आप एक रेजोल्यूशन भी जमा कराते हैं सेनेट के अंदर, मतलब आप तो नहीं, मतलब JUFA की जानिब से। ये टाइमिंग जो है वो बड़ी सस्पिशियस है, ये उनका नुक्ता है। मैं समझती हूँ कि तहरीक अदम एतमाद आज की तो बात नहीं है ना। ठीक है। जब PDM टूटी थी उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद ही की बात की थी और बार बार इस पर बात की थी। तो ये अपनी नाकामियों को इस तरह नहीं करें। एक वजीर आजम को ये ज़ेब नहीं देता कि एक ताकत के जोर पे जलसा बुलाया गया जिसकी कॉल्स भी लीक हुई, वहाँ पे ऊपर चढ़ के वो जो है वो खारजी अमूर जो है उनको डिस्कस करे और उसके बाद कहे कि मेरा जाना इसलिए ठहरा कि ये देखें मुझे इस तरह से हुआ। उससे पहले ही आपके मोईद यूसुफ को बाहर आने से रोक दिया गया है। और ये जो टाइमिंग होती है इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल है, क्योंकि हम जब पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि शहीद मिल्लत को उस वक्त रशिया जाना चाहिए था। फिर हमने देखा RCD बनी, फिर हमने और भी मूवमेंट देखी टूवर्ड्स रशिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो टाइमिंग थी वो क्वेश्चनेबल थी कि आप जिस वक्त गए उसमें आप अमेरिका से इतने मकरूज हैं, दूसरे और मकरूज ही चल रहे हैं, आपके ऊपर सख्त पॉलिसीज हैं। सिर्फ एक 20,000 टन गंदम जो कभी कभी रशिया से ले लेते हैं वो हम दूसरे ममालिक से भी ले लेंगे। इस वक्त जाना जो है वो काफी आपको हर तरह से तनहा कर गया। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं इसी की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे प्रो रशिया और एंटी रशिया कैंप्स जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं कि जैसे जी अली साहब प्लीज गो अहेड, उसके बाद आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। सर देखिए खुद मुख्तारी की बात मैं ये बात कहना चाहती हूँ। एक मिनट आखिरी बात मैं कर लूं। यहाँ प्रो रशिया और एंटाई रशिया बात नहीं हो रही, यहाँ टाइमिंग है कि आपने जिस वक्त रशिया की तरफ गए यहाँ पे उस टाइमिंग पे बात हो रही है। और हमने तो नहीं कहा, ये बात पब्लिक हुई कि जी दफ्तर खारजा और अस्करी ताकत जो है वो नहीं चाहती थी इस वक्त जाना। तो ये एक टाइमिंग डिस्कस हो रही है और टाइमिंग पे जो है डिस्कशन हो सकती है, अदरवाइज तो रशिया के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो इस वक्त एक यूक्रेन की तरफ उनकी बढ़ना है, स्टैपिंग है जो उन्होंने जंग की हुई है, ये एक चीज डिस्कस हो रही है। इसमें फ्रीडम ऑफ ओपिनियन तो सबका होता है, इस पे आप जो है वो पॉइंट आ गया आपका शैला साहब, आप गद्दारी के फतवे बांट दें। आई हैव टू टेक उसके बाद अली साहब के पास भी चलेंगे, वो कुछ इस पे बात करना चाह रहे हैं। एक और इल्जाम जो आज आया वो चंद सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि एक एक वोट की खातिर 18 करोड़ रुपया जो है वो लाया जा रहा है इस मामले के अंदर। इस पैसे का इस्तेमाल क्या वाकई किया जा रहा है तहरीक अदम एतमाद को पास करवाने के लिए? मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की जिसको आज पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। अली नवाज ऐवान साहब जो हम बात कर रहे थे बैनुल अक़वामी साजिश की,
अब से कुछ देर पहले ओन चौधरी जो हमारे साथ मौजूद थे और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का जो मुतालबा कर रहे थे, इसके पीछे भी आप समझते हैं कि कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है? क्या ये लोग भी उसी गेम का हिस्सा हैं? शैला का अली नवाज अवान साहब आपकी जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए जी, मैं कह रहा हूँ शैला का मैं जवाब देना चाहूंगा। शैला ने ये कहा कि टाइमिंग बड़ी गलत थी। आपको पता है जो ये दौरे होते हैं वो 6-6 महीने पहले के डिसाइडेड होते हैं और आपका डिप्लोमेटिकली ये बहुत बुरा समझ जाता है जब आपका ट्रिप आ जाए और आप उसे कैंसिल कर दें। वहां जाना जरूरी था, पर आप वहां जाके बात किस चीज की करते हैं वो बड़ा मैटर करता है। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने कहा कि टाइम पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हो रहे थे और यूसुफ रजा गलानी और महरूम रहमान मलिक साहब मिलते हैं एन पीटरसन से, अमेरिकन एम्बेसडर से, और उनको कहते हैं आप ड्रोन हमले करते रहें, हम ऊपर ऊपर से तनकीद करते रहेंगे। पाकिस्तान में नेटो फोर्सेस इन्वेड करती हैं, ओसामा बिन लादेन को ले जाती हैं और आपके प्रेसिडेंट उसको एक विक्ट्री करार देते हैं। आपके इंडिया के अंदर धमाके होते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हाँ ये लोग पाकिस्तान से गए थे और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को कहते हैं कि वहां जाके इंडिया में जाके आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें। आपके सामने सारी चीजें होती हैं। क्या ये खुदमुख्तारी पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कहीं धमाका होता है, पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ हमारे लोग हैं, हमारी फौज इसके अंदर इन्वॉल्व है, मेरे सवाल का भी जवाब पॉलिसी है। और इसके बाद एक आदमी उठता है, प्राइम मिनिस्टर उठता है और वो कहते हैं डू मोर, हम कहते हैं नो मोर। वो कहते हैं अड्डे दो, जो पाकिस्तान देता है उसे एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, हम गुलाम दर गुलाम है, हमारी गुलामी हमसे मत छीनो। खुदारा अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह की जात पे यकीन करें और अल्लाह इज्जत जिल्लत उसने अपने हाथ में रखी हुई है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। देखिए ताने बाने हर जगह से मिलते हैं। देखिए आप क्यों कहते हैं दुनिया में अभी यूक्रेन के अंदर आपके सामने वॉर हो रही है, उधर एक गवर्नमेंट प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, वो टॉपल हो गई थी। आप बताएं क्यों हो गई थी वो टॉपल? नहीं मैं आपके सामने अली साहब एक सवाल सुन लीजिएगा, सुनते जाइए ना मंसूर भाई। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं। 1958 उस्मान डॉक्टर मुसद्दिक सर मेरा सवाल तो सुन ले भाई, सर मेरा टॉपल कर दिया जाता है। सर मैं वही कह रहा हूं, मैं भी आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस्मान बुज़दार को क्या सीआईए उतारना चाहती है, MI5 उतारना चाह रही है, कौन उतारना चाह रहा है? सर आप देखिए सीआईए और MI5 के तो वीजे एक्सटेंड होते रहे पीपल्स पार्टी दौर में, जिस तादाद में वो। नाज़रीन ये अली नवाज अवान साहब की कॉल हमने नहीं डिस्कनेक्ट की, ये मेरे ख्याल पर उनके फोन के ऊपर कोई कॉल आ गई है जिसकी वजह से वो दोबारा वापस हमारे साथ आ गए। जी अली साहब प्लीज। जी तो आपके सामने एमल कासी को पाकिस्तान में फोर्सेस ने, अमेरिकन फोर्सेस ने ऑपरेशन करके उसको उठाया और अमेरिका ले गए। ये खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की। और जहां तक आपका सवाल है मंसूर, देखें ये बड़ी पिक्चर में इसको देखें, आपसे बुज़दार तक इसको फ्रेम मत करें, बड़ी पिक्चर में देखें, डायनामिक्स देखें। 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, अफगान सेटल हो रहा है, किस तरह के साथ ट्रीट किया जा रहा है, आपका एक नया ब्लॉक बन रहा है पूरी दुनिया में, आप उसको किस तरह कंसीडर किया जा रहा है, वो दुनिया को किस तरह ले रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये तरीन ग्रुप क्यों उस्मान बुज़दार को हटा रहा है, ये क्यों चाहता है कि इनको हटा दे? मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, ये वाकई होता है पूरी दुनिया में, आप सही कह रहे हैं। जी और जो ये जवाब तो आप अरुण चौधरी से पूछते तो वो उसका जवाब दे सकते थे, मैं तो नहीं दे सकता इस चीज का, वो उनका मौका है। मेरा तो है कि अली परवेज मलिक साहब बड़े सीरियस एलिगेशंस है जी ऑपोजिशन की इस तहरीक के ऊपर। आज इमरान खान साहब ने चंद साफियों को यह भी कहा जी 18 करोड़ रुपया जो है वो लगा है एक वोट को खरीदने के लिए। आप लोग पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये मैं एक बात मंसूर, आप देखिए भाई की जरा बात कंप्लीट कर लें। अली साहब बात कंप्लीट, अली नवाज साहब जरा बात कंप्लीट करें। अली भाई मैं आता हूं इनकी मासूमियत के ऊपर जो बैरूनी साजिश की बात कर रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले मोदबाना गुजारिश की, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट निकाल लें और देख लें किसने इंडिया और इजराइल से पैसे लेके किसके खिलाफ साजिश की। मैंने तो इतनी सी गुजारिश की। और जहां तक ये आजादाना अपनी खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मंसूर साहब आप दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता दें, क्या नारे लगाने से आजादाना खारजा पॉलिसी बनती है कि आप मईशत को जब तगड़ा करते हैं उसके अंदर इस्तेकाम लेके आते हैं तो फिर आप आजादाना खारजा पॉलिसी बनाने की जगह के ऊपर आते हैं? जो हुकूमत 95 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा उठा के 130 बिलियन डॉलर के ऊपर आपका बैरूनी कर्जा पहुंचा दे, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 7 महीने के अंदर 12 बिलियन डॉलर
के ऊपर ले आए, और जिसको पता हो कि मेरी नालायकी की वजह से 6 महीने के अंदर डॉलर का जो जखीरा है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या वो आजादाना अपनी खारजा पॉलिसी बना सकती है? चाइना इनसे नाराज, सऊदी अरेबिया इनसे नाराज, मलेशिया को ये नाराज कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को, क्योंकि सिर्फ इनसे वो फोन नहीं करते, अली साहब यही तो वो कह रहे हैं, ये जलसों के अली अंदर साहब, चैलेंज अली करते परवेज हैं। मलिक साहब, उसके यही तो बाद अब आपका सवाल, एक मिनट यहीं पे रुकिएगा, यही तो वो कह रहे हैं कि वी डोंट केयर कि कौन नाराज होता है या नहीं होता, फैसले हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, अपने मुल्क के लिए करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई नाराज होता है तो होता रहे। जी जी जी, मैंने बैरूनी साजिश के ऊपर जवाब दे दिया, और इसका जवाब मैं सिर्फ ये आपसे कहूंगा कि पिछले सेगमेंट में जो मैंने आपसे कहा ना कि नेशनल इश्यूज को जब आप इस्तेमाल करें सस्ती शोहरत के लिए, तो आप अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा 6 महीने में जो इन्होंने इकदामात लिए, जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो ये किस भाव बिकती है, और इनको सियासी मैदान के अंदर उसका क्या जवाब देना पड़ेगा। गुजारिश इस तरह से, जो मैं आप 2 बातें और करना चाह रहा हूं। एक तो जो आपने बात की कि यहां पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि लोगों को पैसे देके अपनी तरफ कायल करने की कोशिश की जा रही है, हम कैटेगोरिकली रद्द करते हैं इस किस्म की सियासत के अंदर जिसके अंदर लोगों के ईमान का सौदा किया जाए। पर मंसूर मियां, जिस तरह ये अली साहब, ये जो आप रद्द कर रहे हैं, अली साहब एक मिनट, अली साहब ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रद्द किया इन एलिगेशंस को, ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी आप उसको भी रद्द कर रहे हैं कि उनका भी किसी किस्म का ना कभी रोल रहा है और ना है इस वक्त, इसको भी बीच में शामिल कर लेना। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसके लिए उनकी नुमाइंदा यहां पे मौजूद है, वो करेंगी। मैं अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा हूं। अच्छा। और उसकी जो सोच है आपके सामने आप पेश नून कर लीग रहा की हूं। हद तक कह रहे हैं, आपसे नून लीग की हद तक कह रहे हैं कि नून लीग की हद तक पैसा नहीं लगाया गया, बाकियों की कोई गारंटी नहीं। अंदर जो उसके जो तरीकाकार है, नहीं मुझे तो नहीं ना पता पीपल्स पार्टी के मामलात, वो शैला साहिबा बिल्कुल जवाब दे देंगी। गुजारिश ये एक ब्रेक ले लेते हैं, एक मैं ब्रेक ले लेता हूं, शैला साहिबा के सामने फिर ये सवाल रख लेते हैं कि क्या गारंटी है इस बात की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि जी पैसा लगाया जा रहा है, तो कहीं वाकई पैसा तो नहीं लगाया जा रहा है, गारंटी ले लेते हैं शैला रजा साहिबा से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर, लेकिन एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम और वो ये है हुकूमत की जानिब से कि जनाब पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट ख़रीदे जा रहे हैं, हुकूमती वोटर्स को, हुकूमती MNAs को जो है वो पैसे का लालच दिया जा रहा है। शैला रज़ा साहिबा, अली परवेज़ मलिक साहब ने कहा कि मैं अपनी पार्टी की हद तक तो गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन बाकियों का जो है जवाब उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर देंगे। तो शैला साहिबा, आप ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा? अब पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने भी पैसे के लगे, चाहे स्विस बैंक हो चाहे कुछ हो, वो सबने मुंह की खाई। हम सबसे खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं, जिनके यहाँ आपस में जूतों में डाल बट रही हो, जहांगीर, अली, और जिनके यहाँ इनके इत्तेहादी जिस पे डिपेंड करते थे, अचानक इनका रुख मुड़ के अपनी तरफ आ गया हो, और वहां से परवेज इलाही भी ये कह रहे हो कि कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, उनके लोगों को खरीदने की कोशिश नहीं हो रही है, वो खुद ही इनसे तंग है। और साजे की हंडिया थी, चौराहे में फूटनी थी, भानमती का कुनबा था। दूसरी जो इन्होंने बात की पाकिस्तान की खुददारी की, तो पाकिस्तान की खुददारी का जो समझना हो ना, वो उस वक्त समझो जब सलाला चेक पोस्ट का वाक़या हुआ था कि कैसे नेटो सप्लाई रुकी थी। अगर समझना है तो जो शमसी चेक पोस्ट खाली कराई थी ना, उस वक्त समझो। और ये जो आप कह रहे हो ना कि उसामा के ऊपर ये हो गया, हम हंसते रहे, अच्छा वो मर गया, इतने सारे उसने मरवाए, तो क्या एहसानुल्लाह एहसान की तरह उसे फरार करा देते आपकी दौर में? आप आफिया को वापस ले आए। और ये जो आप खुददारी की बात करते हैं, तो आपको तो कम से कम ये याद रखना चाहिए था कि आपने कहा था कि मैं IMF के सामने जो है कर्जा नहीं लूंगा। इसका मतलब होता है मुल्क की खुददारी को दाव पे लगाना, और जो कि मैं खुददार हूं, अगर मैं लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। पाकिस्तान पे टोटल कर्जा है $85.6, जिसमें से $35.1 आपके 3.5 साल में लिए अली नवाज अवान साहब, सारे पाकिस्तान अली नवाज अवान साहब इसका जवाब दीजिए। एक मिनट, आखिरी बात, ये लीक्स वीक्स है ना, इसमें आप ही लोग के ढंडोरे पिट रहे हैं कि ये जो पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस है, भारत के अलावा 349 ममालिक, मुझे तो वो बयान याद है
कि मेरे वजीर खारजा ने और मेरे वजीर आजम ने कहा कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमको दे दे, हम खुद दहशतगर्दों पे मारेंगे। ये नहीं कहा कि ये हमारे बिछड़े भाई हैं, हम इनको दफ्तर अली नवाज अवान साहब बड़े सीरियस बेनजीर भुट्टो की शहादत हमने सही है, लाश उठाई है तो इस मुल्क में टेररिज्म को हमने खात्मा किया है, मालाखंड पे झंडा लहरा है। आप तो फाटा तक जा रहे थे कि हमारे भाई हैं। जवाब अली नवाज अवान साहब, अली नवाज अवान साहब कुर्बानी है। अच्छा, मेरा ये लास्ट चंक है शायद। शुक्रिया शैला साहब, आपने जाना, मैं थैंक यू सो मच। अली नवाज अवान साहब। जी, अली परवेज ने बातें की, मैं उसके बाद शैला पे भी आता हूँ। अली परवेज ने इकोनॉमी की बात की और उन्होंने कहा कि इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में होती है जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो और आपके पास फॉरेन रिजर्व मौजूद ना हो। तो 2018 में हम यही तो कह रहे थे कि आप हमारे 12 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट को ज्यादा समझ रहे हैं। जीडीपी आप में तो, बताओ। नहीं प्लीज अली, मैं जीडीपी की परसेंटेज भी बताता हूँ, उसके बाद मेरी बात पूरी होने दो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। 2018 में जो अली ने कहा ये सारी चीजें मौजूद थी, सालदार साहब यही कह रहे हैं, तो मिफ्ता ने ये बात को सेकंड किया। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, 7-7.5 अरब डॉलर के सिर्फ फॉरेन रिजर्व रह गए हुए थे, एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से 23.5 अरब डॉलर रह गई हुई थी। और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब, परवेज मलिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।